बूंदी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर है 44 तक पहुंच गए हैं, टोटल ऑल ओवर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिलाकर। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा आर्थिक व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया। साम्राज्यवाद का वो दौर था, उपनिवेशवाद का वो दौर था। भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। कोई भी राष्ट्र जो दौर चल रहा था उस समय दुनिया में ब्रिटेन या यूरोपीय कंट्री अपने उपनिवेश बना रहे थे। उनका उद्देश्य होता था, उस उपनिवेश का मतलब था उस भूभाग से किसी तरह उनके संसाधनों को निचोड़ना और अपने राष्ट्र में लगा देना जाके। और यूरोप में ये लोग यही कर रहे थे जाकर, और दुनिया का सारा धन यूरोप की ओर बहता चला जा रहा था। तो जो उसका तरीका होना था, क्या तरीका वो निकालते, तो उसके दो तीन तरीके थे, टूल थे जिसको बोल सकते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, भारत अपने आप में एक स्वनिर्भर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी प्राचीन भारत से। बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था में दखल दी। उद्देश्य क्या था, भारत का या उपनिवेश का अधिकतम शोषण कैसे कर सकते थे, वो किन तरीकों से कर सकते थे, उन टॉपिक्स को आपको क्लियर होगा तभी समझ में आएगा कि जो ब्रिटिश भारत था, उस ब्रिटिश भारत में कैसे अंग्रेजों ने कितनी तरीके से अपना स्थापित किया, अपना प्रभाव स्थापित किया। इसके लिए दो तीन इतिहासकार हैं जिनको आर्थिक इतिहासकार भी कहते हैं, उनके नाम आपको याद रखना जरूरी है परीक्षा के लिए भी और आपकी नॉलेज में। एक तो आरपी दत्त है, रजनी पाम दत्त, इंडिया टुडे एक इनकी बुक थी, बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है इसका। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, थ्योरी ऑफ द ड्रेन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और चूंकि दादा भाई नौरोजी एक राष्ट्रवादी नेता थे, कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे, उन्होंने बड़ा अच्छे से इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया है और आरसी दत्त का नाम दिया था। आरसी दत्त ने भी इसको कहा है, बल्कि कहा तो बहुत, जैसे विलियम बेटिंग ने भी कहा। विलियम बेटिंग एक यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, याद होगा आपको। तो विलियम बेटिंग ने कहा कि यहाँ के हथकरघा बुनकरों की हड्डियां मैदान में बिखरी पड़ी हैं, यानी कि हथकरघा बुनकर ये सब क्या हुए, यहाँ पे समाप्त हो गए। तो अंग्रेज गवर्नर जनरल भी इस बात को बोल रहा है। लेकिन ये ऐसे तीन चार लोग हैं जो दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, आरपी दत्त, जिन्होंने इसका अच्छा विश्लेषण किया। उसी के आधार पे हम इस लेक्चर को पूरा कर रहे हैं। ये 4-5 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। अगर इन पॉइंट्स को आप देख लेंगे तो आपको ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या था, ब्रिटिशर्स ने आर्थिक रूप से कैसे भारत का शोषण किया, आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला तो मैंने बताया उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब आप समझ गए। उपनिवेशवाद का मतलब ही है कि किसी भी मूल राष्ट्र को उस अपने उपनिवेशवाद को ज्यादा से ज्यादा शोषण कर अपने को मजबूत करना। भू राजस्व एक तरीका था। भारत में अकबर के सामने हम लोगों ने पढ़ा था आईने दहसाला पद्धति लागू थी, या मौर्य काल में पढ़ा था कि कर लिया जाता था, कैसे लिया जाता था। तो जो कर की व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने यहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। यानी जमीन से जो राजस्व की उगाही होती थी वो उन्होंने अपनी आमदनी का एक बड़ा स्रोत बनाया। उसके विषय में थोड़ा बहुत अभी देखेंगे। हस्तशिल्प एक महत्वपूर्ण व्यापार था भारत का। बहुत अच्छी ये यहाँ के बुनकर बनाते थे, बताते पूरे पूरे थान जो होते थे साड़ी के और उसके, वो अंगूठी से आप निकाल सकते थे पूरा। यानी एक अंगूठी रिंग से इतने मलमल और इतना सूती, इतने अच्छे वस्त्रों से उनकी इतनी अच्छी बनावट होती थी कि वो निकाले जा सकते थे। लेकिन बाद में यह हस्तशिल्प क्या हुआ, यहाँ का चौपट कर दिया इन्होंने। संपत्ति पलायन हुआ। संपत्ति का मतलब जो भारत का धन था, दादा भाई नौरोजी ने इसको स्पष्ट किया कि गंगा नदी के किनारे से ब्रिटेन के लोग अपना यहाँ का रक्त चूसते हैं। रक्त का मतलब आर्थिक था। और कहाँ निचोड़ देते हैं जाकर के, टेम्स के किनारे निचोड़ देते हैं। टेम्स लंदन में बहने वाली, इंग्लैंड में बहने वाली एक नदी है। तो ये बात दादा भाई नौरोजी ने इसीलिए कही क्योंकि संपत्ति का पलायन एन केन प्रकार जिस भी तरह से अंग्रेज यहाँ से संपत्ति ले जा सकते थे। आप अगर अच्छे विद्यार्थी हैं और देखते होंगे तो आजकल अखबारों में आता है कि वो कोहिनूर हीरा तो खैर चलिए उन्हीं के पास है, लेकिन और बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं वहां ब्रिटेन के इससे संग्रहालय से मंगाई गई, या वो यहाँ तक कि तलवार उनकी अब वापस लाई जा रही है। तो कुछ भी नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने भारत में इस तरह का। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। कभी विस्तृत टॉपिक करेंगे तब आएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप को कच्चे माल की जरूरत थी और उपनिवेशवाद इसी के काम के थे कि कच्चे माल का वो एक समझिए खेत है आपका,
तो क्या करते थे, कृषि की जो फसलें थी उन्होंने वाणिज्यीकरण की तरफ ध्यान दिलवाया कि उनको जो चीज चाहिए थी उसकी उगाई उन्होंने करवाई, नगदीकरण करवा दिया, जिससे ज्यादा राजस्व आएगा तो क्या होगा, उनको ज्यादा राजस्व मिलेगा। तो कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। तो जो यहाँ का संतुलन था कृषि का, एक किसान उगा लेता था सारी चीजें, अपने खाने पीने की भी उगाता था और वाणिज्यीकरण की फसलें, वो सारा सिस्टम यहाँ का ध्वस्त कर दिया अंग्रेजों ने। और आधुनिक उद्योगों की भी शुरुआत हो गई थी। वो अंग्रेज चाहते नहीं थे भारत को आधुनिक बनाने के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन आप जब किसी देश में राज्य कर रहे होते हैं तो न चाहते हुए भी, जैसे रेलवे का विकास हुआ भारत में, अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत में सभी लोगों को यह सुविधा मिल जाए कि रेलवे का खूब विकास हो जाए? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों का उद्देश्य था कच्चे माल को ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकालना। कैसे निकालते? उसका साधन था रेलवे, तो उन्होंने रेलवे के द्वारा इसको निकाल लिया, आधुनिक रेलवे का विकास हो गया। तो वो रेलवे भारत के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आया। बल्कि राष्ट्रवाद में भी रेलवे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि लोगों का आवागमन बढ़ गया। तो अंग्रेज न चाहते हुए भी बहुत से ऐसे काम हो जाते थे जो कि भारत के हित में हो गए। अब ये पॉइंट आपको याद रखने, मैंने जो कहे, इन्हीं पे आपका पूरा आर्थिक विश्लेषण निर्भर होगा। अगर आप अच्छे विद्यार्थी तो एक एक पॉइंट का विश्लेषण करेंगे, क्लियर हो जाएगा। रजनी पामदत्त की किताब का नाम है आज का भारत, पूछी भी जा सकती है परीक्षा में। आज का भारत किसकी बुक है? आरपी दत्त। इन्होंने 3 चरण बताए हैं इसके, कि पूंजीवाद के 3 चरण उपनिवेशों में इन्होंने पूरा बड़ा विस्तृत व्याख्या की है। इन्होंने कहा वाणिज्यिक पूंजीवाद एक तो था, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, यानी उद्योगों में पूंजी को अंग्रेजों ने अपनी लगाया, उससे खूब लाभ कमाया। इवन यहाँ तक कि रेलवे जैसे उद्योग में उनको बहुत ज्यादा ब्याज मिलता था। जैसे वहां अंग्रेजों को ब्रिटेन में कम परसेंट पे उनका पैसा उठता था, लेकिन भारत में जो गारंटी दी गई वो ज्यादा परसेंट पे दी गई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूंजी का प्रवाह इस तरफ कर दिया। और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद इनका 1857 से 1947 के बीच देखने को मिलता है। तो ये पूंजीवाद के 3 चरणों में इन्होंने बांटा है। अब इनको आप अलग अलग पढ़िएगा अच्छे से, कोई समस्या लगेगी तो आप कमेंट कीजिएगा कभी हमको, तो उस पर हम डिस्कस भी कर लेंगे। फिर इन्होंने जो और कहा जैसे सूती मिल इन्होंने नहीं लगाए भारत में। भारतीयों ने तो लगाए कुछ, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सूती मिल बहुत सारे इंग्लैंड में स्थापित हो गए थे। यूरोप में सूती मिलों की बाढ़ आ गई थी, तो वो नहीं चाहते थे कि भारत में भी सूती मिल स्थापित किए जाएं, नहीं तो उनकी प्रतिस्पर्धा हो जाती उनसे। तो उन्होंने यहाँ कपास तो यहाँ से लिया, लेकिन सूती मिलों का यहाँ पर इन्होंने, इसी तरह इस्पात उद्योग भी यहाँ पर उन्होंने नहीं लगाया। टाटा ने जमशेदपुर में लगाया, टाटा स्टील प्लांट और ये सारी चीजें आई, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर अपना पैसा खर्च नहीं किया। तो ये सूती मिल और इस्पात उद्योग ऐसे उद्योग थे जिन पर अंग्रेजों ने पैसा नहीं लगाया। लेकिन रेलवे पर पैसा खर्च किया अंग्रेजों ने, चाय के बागान यहाँ डेवलप किए, कॉफी के बागान डेवलप किए, और नील पर पैसा, नील की खेती खूब करवाई। क्योंकि नील की खेती, कृत्रिम रंग बाद में आए, लेकिन नील को रंगने के काम तमाम कपड़ों के आता था और इसका व्यापार वो करते थे। बल्कि ददनी प्रथा और कौन कौन सी आती हैं, नील की खेती करने वालों को अग्रिम रूप से पैसे दे दिए जाते थे और कहा जाता था आप बाध्य हैं इतनी खेती पर, आप नील की खेती करेंगे। फिर ये पहला आपका टॉपिक उपनिवेशवाद के संबंध में। फिर भू राजस्व के विषय में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक वो भू राजस्व ही है अंग्रेजों का। भू राजस्व में अंग्रेजों ने 1786 में भारत में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है। 1786 में याद करिएगा, मुझे लगता है लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस समय गवर्नर जनरल। मैंने आपको सारे गवर्नर जनरल पढ़ाए थे, उसमें ये पॉइंट आया होगा कहीं। तो पहली जो व्यवस्था है वो स्थायी बंदोबस्त की। 3 व्यवस्थाएं भू राजस्व में प्रचलित रही भारत में, एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महलवाड़ी। 3 शब्द हैं, एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब भी प्रजा से था, और एक महलवाड़ी, महल का मतलब जागीर या गांव से हुआ करता था। स्थायी बंदोबस्त में सीधे कृषक से किया जाए या जमींदार से किया जाए। 2 व्यक्ति थे उस समय अंग्रेजों के, एक जेम्स ग्रांट, जॉन सोर, इन दोनों में विवाद था। ये नहीं क्लियर हो रहा था भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाए या भूमि का स्वामी कृषक को मान लिया जाए। ये इसी बात का विवाद चलता रहा बहुत दिन तक। अंततः स्थायी बंदोबस्त, इसको इस्तमरारी भी नाम दिया गया है, कॉर्नवालिस ने 1790 में इसको लागू किया। और इसको उस समय स्थायी नहीं किया गया था, 10 वर्ष के लिए लागू किया उन्होंने कि 10 वर्ष तक स्थायी बंदोबस्त रहेगा। स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, फिर जमींदार को भूस्वामी मान लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि जमींदार को भूस्वामी मान लिया गया तो जमींदार को बहुत सारे अधिकार मिल गए। ठीक है, जमींदार मान लिया गया और जमींदार से कहा गया 10/11 हिस्सा सरकार को देंगे, 1/11 आप ले लेंगे वसूली का। मान लिया 10 हिस्से आपने, 11 हिस्से वसूले, तो 11 में 10 हिस्से सरकार के हैं और 1 हिस्सा आपका वसूली का हो जाएगा।
लेकिन साथ ही इसी व्यवस्था को 1793 से स्थायी कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्थायी बंदोबस्त। सूर्यास्त कानून लाया गया जमींदारों के लिए कि जैसे कोई जमींदार अपना लगान पूरा नहीं देगा तो कैसे उसको बेदखल करेंगे, उसी दिन सूर्यास्त के समय वो ऑटोमेटिक बेदखल हो जाएगा जमीन से। ये जमींदारों के लिए हानिकारक था, तो जमींदारों पर सूर्यास्त कानून भी लागू था। 19% ब्रिटिश भूमि पर ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, मुख्यतः बंगाल वाले एरिया में ये लागू रहा। इसके बाद है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी का मतलब सीधे प्रजा से संबंध किया गया। इसमें किससे किया गया, सीधे प्रजा से ही अपना करार कर लिया, और 51% भूमि पर यह लागू किया गया लगभग भारत, यानी सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी व्यवस्था लागू हुई, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। इसके रीड प्लस मुनरो, ये रीड शब्द है, रीड प्लस मुनरो और 12 महल जिले से इसको लागू किया गया था। इसमें 1/2 लगान निश्चित किया गया, जो भू राजस्व था, फसल का आधा आप लगान के रूप में दे देंगे, और कहा गया 30 वर्ष बाद इसकी समीक्षा फिर से की जाएगी। ये व्यवस्थाएं भारतीय किसानों के लिए सारी अहितकर थी, समझ लीजिए उनके शोषण का टूल थी, खूब शोषण किया जाता था। आप लगान नहीं देते थे, आपको कड़ाह में पता लगा पीट रहा है, जमींदार मार रहा है, आपको बेदखल कर दिया, आपकी बेटी, आपके सारी जायदाद, सारा कुछ गिरवी रख लिया, पता नहीं कितने कितने इनके तमाम जो उस तरह के साहित्य है, जो उस समय का, अगर आप उस समय का साहित्य पढ़ेंगे तो उस समय के साहित्य में तमाम ऐसी कथाएं, कहानियां आती हैं जो आपको इसकी वास्तविकता से रूबरू कराएंगी। तीसरी व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी मतलब महाल, उसका शब्द का मतलब है महाल। महाल का मतलब था जागीर या गांव। तो ये क्या किया गया, ये तीसरी व्यवस्था लाई गई। इसमें पूरा जो राजस्व था वो व्यक्ति से नहीं तय किया गया, जागीरदार से भी नहीं तय किया गया, इसमें पूरे महाल को, पूरे गांव को एक इकाई मान लिया गया और महाल से राजस्व तय कर दिया गया। हार्ट मैकेंजी ने इसका प्रयोग शुरुआत करवाई थी, और पहले 2/3 इसमें रखा गया, बाद में इसको 1/2 कर दिया गया, यानी जितनी स्थायी बंदोबस्त में था, इसमें रैयतवाड़ी में था, उतना ही लगान बाद में इसमें भी लिया जाने लगा। इसमें क्या किया गया, महलवाड़ी व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों का प्रयोग किया गया खेती के लिए। इससे पहले भारत में मानचित्रों का प्रयोग, पंजियों का प्रयोग नहीं दिखता है, लेकिन मानचित्रों का प्रयोग कि ये खेत है, उसका एक नक्शा बनाया गया, कितना खेत है, उसमें क्या बोया जा सकता है, ये सारा डिटेल इस समय रखा जाने लगा। 20 या 30% भूमि पर ये खेती की, ये महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। पंजाब और मध्य भारत में इसका मुख्य एरिया था, पंजाब और मध्य भारत, बहुत सारे महाल वहां पर बना दिए गए थे। तो ये 3 व्यवस्थाएं आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा हस्तशिल्प। हस्तशिल्प कैसे बर्बाद हो गया, बुनकरों का कहते हैं कि कैसे बुनकरों की हड्डियां पड़ी हुई थी बिखरी मैदानों में, जब बेटिंग कहता है मैदान सब सफेद हो गए हैं, या अंगूठे काट देते थे बुनकर, यहाँ तक कि उनको बुनाई न करनी पड़े, अपने अंगूठे काट देते थे। इससे ज्यादा भयानक स्थिति, भयावह स्थिति नहीं हो सकती थी। शहरी हस्तशिल्प का विनाश तो हो ही रहा था, क्योंकि जो रजवाड़े थे इनका कौन खरीदता था, व्यापारियों का माल ज्यादा, जो शहरी राजकुमार थे, जो शहरी राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें जो शहर में थे वो लोग खरीदते थे। तो शहरी हस्तशिल्प का विनाश हो गया, और ग्रामीण शिल्पों में क्या हुआ, जो ग्रामीण फसलें हुआ करती थी वो दूसरे तरह से होने लगी। तो इस वजह से ग्रामीण और शहरी दोनों हस्तशिल्पों का इसमें नुकसान होता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम हो गया। ददनी प्रथा थी, ददनी प्रथा ठेके पर देने की एक प्रथा थी हस्तशिल्प में, जो कि किया जाता था। देशी राज्यों का खात्मा हो गया था, इसलिए हस्तशिल्प नुकसान में हुआ। इंग्लैंड में इनके ऊपर अधिक कर लगाया गया, अगर किसी का पहुंच भी गया तो इंग्लैंड में इनके ऊपर बहुत कर लगाया जाता। एक रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास के लेखक थे ड्रेफो, उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों में, अलमारियों में, सोफों में, सब में घुसा पड़ा हुआ है। मतलब उनका उद्देश्य कहने का यह था कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा भारतीय कपड़ा आता है, तो इतना ज्यादा कर लगा दिया गया कि जिससे धीरे धीरे इनका ये समाप्त हो गया। जो ददनी प्रथा बात हो ही गई आपसे, पेशगी जो रुपए दिए जाते थे पूर्व में ही पहले से ही दे देते थे बुनकरों को, वो होती थी। कागज उद्योग पर इन्होंने, कागज उद्योग समाप्त प्राय हो गया। भारत क्या हुआ, कच्चे माल का एक ग्रह बन गया, घर बन गया। कच्चा माल यहाँ से चाहिए और कुछ भी उत्पाद यहाँ का नहीं जरूरत रह गई। हथकरघा उद्योग पर यानी खत्म हो गया, जब आपका बुनकरों का ही सब सिस्टम खत्म, उनका कोई सामान नहीं खरीदेगा अधिक कर, तो हथकरघा उद्योग भी खत्म हो गया, कागज उद्योग खत्म हो गया। गांधी जी ने थोड़ा सा काम किया था बाद में हथकरघा उद्योग को लेकर के, ऑल इंडिया स्पिनर्स एक उन्होंने संघ बनाया था। तो गांधी जी चिंतित रहते थे कि अपने हस्तशिल्प जो देश के हैं वो समाप्त न हो जाएं, इसलिए उन्होंने इस काम को किया था।
इसके बाद अगला पॉइंट आपका है संपत्ति पलायन, या इसको बोलते हैं धन निकासी का सिद्धांत। यानी धन कैसे निकसा, भारत से कैसे निकल गया सारा धन, कैसे गंगा के किनारे से ये गया और वहां निचोड़ देता था। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड भारत का कर्जदार है। ये बात दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ ड्रेन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताई है। तो दादा भाई नौरोजी का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे, लेकिन वो आर्थिक इतिहासकार बहुत अच्छे थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटेन का प्रभाव पड़ा था इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया है। तो ये पूरा डिटेल उन्हीं का सिद्धांत भी दिया हुआ है कि किस किस तरह से कैसे यहाँ से ये जाती थी, ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है इसको उन्होंने। और ये कांग्रेस में भी उन्होंने स्वीकार करवाया था कि भारत से संपत्ति का पलायन बहुत सारा हो गया। फिर इसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण का श्रेय जो है अंग्रेजों को जाता है, लेकिन ये भारत के हित में नहीं था, क्योंकि अगर भारत में यह परंपरा स्वतः शुरू होती तो भारत के हित में थी, लेकिन ये व्यवस्था जबरदस्ती करनी पड़ी। क्योंकि पहले जब भारत से कोई भी सामान खरीदते थे अंग्रेज तो उनको क्या देना पड़ता था, सोना चांदी देना पड़ता था। तो नील, कच्चा रेशम, कपास, अफीम पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया अंग्रेजों ने, और उन फसलों को उगाया। उसके बाद एक अच्छा राजस्व उनको मिला, और उस राजस्व से या उन कच्चे उत्पादों से जो उनको लाभ होता था फिर वही निवेश करते थे। अब उनको इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और यहाँ का सामान, यहाँ की चीजें वो इंग्लैंड जहाजों से लद लद के बाहर जाया करता था। इसके बाद आपका सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भी अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया बहुत ज्यादा। 1818 में कलकत्ता में पहला मिल लगाया गया था। जूट का कारखाना सेरामपुर में पहली बार लगाया गया, रिसरा में जूट का कारखाना। और लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुई, जो आधुनिक उद्योगों की बात कर रहे थे, ये 1907 में पहली बार जमशेदपुर में लगाया गया। इस प्रकार ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का क्या प्रभाव पड़ा, या उस समय जब ब्रिटेन के लोग यहाँ राज्य कर रहे थे तो किन चीजों का असर पड़ रहा था। कुछ एक समितियां बनाई गई थी औद्योगिक उसको लेकर के कि औद्योगिक भारत में संबंध कैसे हो, उद्योगों पर कौन सी समिति बनी, ये आप जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपका ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या था, ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे इसके बाद, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।